Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Vidigya After College. As you know, CLAT 2026 is just around the corner. So, it is very much important that you know the most relevant Supreme Court cases of 2025. That's why we are bringing for you this series जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी 2025 के relevant judgments है वो और उसके साथ you can get the PPT for the same. So, let's start with the discussion. Today we are going to discuss one important case with respect to environmental law. So in this case we are going to discuss what are the powers of NGT. कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे NGT की क्या पावर्स हो सकती है. Can there be some restrictions on the powers of NGT कि उनको किस प्रोसेस के थ्रू कोई भी जो प्रोसीडिंग्स है उनको कंडक्ट करना चाहिए और क्या उनके पास आर्बिट्री पावर्स हो सकती है क्या. So the facts of the case of Triveni Engineering and Industries Limited versus State of Uttar Pradesh and others. So we are going to discuss this case. यहाँ पे क्या facts क्या है कि अगर suppose हम facts देखें इस case के कि अगर suppose एक company है, if a company is there and it is discharging some effluents कि ये सब certain pollutants are discharging in the environment. तो अगर suppose किसी ने complaint करी against this company that this company is discharging some certain pollutants in the environment. तो यहाँ पे जो केस था अंडर वाटर एक्ट और वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं एज पर दिस वाटर एक्ट और एयर एक्ट certain pollutants were discharged which are in violation of this acts. Therefore a complaint was registered before the NGT. ठीक है, a complaint was filed before the NGT. So NGT फॉर दिस कंप्लेंट इंस्टीट्यूटेड अ कमिटी. यहाँ पे जब कमिटी इंस्टीट्यूट हुई कि हमने बोला कि एक कंप्लेंट फाइल हुई against the company that the factory outlet or the industry which is run by this company is discharging certain pollutants, and therefore a complaint was filed that it is violating certain provisions of water act, air act and environmental protection act. ठीक है, so in case certain provisions were violated, therefore a complaint was filed before the NGT. NGT in response to this complaint formulated a committee of 3 members. यहाँ पे एक कमिटी फॉर्मुलेट हुई जिन्होंने इंक्वायरी करी विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंप्लेंट कि कंपनी डिस्चार्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग में एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई. आफ्टर दिस इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आई थी, जो कमिटी ने रिपोर्ट बनाई वो किसको फॉरवर्ड करी, एनजीटी को फॉरवर्ड करी. सो एनजीटी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमिटी डायरेक्टली ऑर्डर that company that company is liable for certain liability. यहाँ पे कंपनी इज लाइबल अंडर दिस एक्ट किस बेसिस के ऊपर, जो भी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट सेंड की थी बाय द कमिटी. solely on the basis of committee's report the NGT decided the matter that the company is liable. The NGT did not conduct any inquiry or did not conduct any proceeding with respect to the complaint. उन्होंने खुद कोई कंप्लेंट के रिस्पेक्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं की, कोई एडजुडिकेशन नहीं कहा. उन्होंने solely on the basis of committee's inquiry report क्या डिसाइड कर दिया, that the company is liable under this act. ठीक है, सो हम देख रहे हैं क्या एनजीटी का क्या पावर हो सकता है, जुरिस्डिक्शन देखेंगे, इसके क्या पावर्स हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीडिंग्स, और क्या इस पावर का यूज करते हुए सोली ऑन द बेसिस ऑफ कमिटीज रिपोर्ट क्या वो डिसीजन दे सकते हैं, उनको कुछ उनके पार्ट पे प्रोसीडिंग करने की जरूरत नहीं है क्या. सेकेंडली, ये जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी बाय द कमिटी, इसमें सर्टेन प्रोविजंस को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं थी क्या, कि जो भी कंपनी है कि अगर सपोज इस इंक्वायरी में हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है, फैक्ट्री जो है, उनके सैंपल्स कलेक्ट करने चाहते हैं कि जो पॉल्यूटेंट्स वो डिस्चार्ज कर रहे हैं क्या वो वायलेशन में है कि नहीं है, तो उसके लिए सर्टेन सैंपल्स हैज टू बी कलेक्टेड. तो ड्यूरिंग दिस इंक्वायरी इफ सर्टेन सैंपल्स हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द साइट और द फैक्ट्री, तो क्या उनको नोटिस देना कंपनी को या फिर जो ऑक्यूपायर है ऑफ द फैक्ट्री, कोई नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है क्या, या फिर इस नोटिस को देने की कोई ऑब्लिगेशन है कि नहीं है. उसके बाद में जो आप इस इंक्वायरी रिपोर्ट को दोगे, ये जो रिपोर्ट है क्या यहाँ पे सिर्फ आप एनजीटी को दोगे, ये जो पर्सन है, ये जो ऑक्यूपायर है, ये जो इंटाइटल्ड है पर्सन, जो कंपनी का ओनर है, आप उसको नहीं बताओगे कि आपके अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी हो रही है, उसकी इंक्वायरी की ये रिपोर्ट आई है. सो इन दिस केस द
द इशू बिफोर द कोर्ट वॉज एनजीटी की क्या पावर हो सकती है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, ये जो इंक्वायरी कंडक्ट करी गई उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था. सो द फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर सच. सी, Triveni Engineering operates sugar mills in UP, including a mill in Khatoli. A complaint alleged that company discharged untreated effluents contaminating groundwater. So this was the complaint against the company. NGT constituted a joint inspection committee, including this to investigate. तो यहाँ पे तीन और ऑर्गन्स या फिर तीन मेंबर्स की यहाँ पे क्या है, बोर्ड हो गए, एक यूपी हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपी का बोर्ड हो गया, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. तो ये तीन बॉडीज को हमने क्या करा, एक कमिटी बनाई उनकी, और उन्होंने क्या करा, इन्वेस्टिगेट किया दिस मैटर को. द कमिटी रिपोर्टेड वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स द एनजीटी इम्पोज. तो सोनली ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज कमिटीज डायरेक्शन और रिकमेंडेशन द एनजीटी इम्पोज द कंपनसेशन, कि उनको क्या है, वो लाइबल है फॉर सर्टेन मॉनिटरी डैमेजेस. ठीक है, ऑन त्रिवेणी इंजीनियरिंग फॉर रिस्टोरिंग द इन्वायरमेंट. तो ये फैक्ट समझ में है. उसके बाद में अब जो इशू था कि ड्यू प्रोसेस उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि क्या यहाँ पे कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हो सकते हैं कि नहीं. वेदर एनजीटी फॉलोड, क्या इशू था, वेदर एनजीटी फॉलोड ड्यू प्रोसीजर अंडर द वाटर एक्ट of 1974, Environmental Protection Act and Principles of Natural Justice in Imposing Compensation. कि यहाँ पे एनजीटी का फाइनल ऑर्डर था, तो उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने कोई ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया कि नहीं करा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वर यूज्ड और नॉट, ये यहाँ पे क्वेश्चन था. वेदर द एनजीटीज एक्सेप्टेंस ऑफ जॉइंट कमिटी रिपोर्ट विदाउट प्रॉपर एजुकेशन वाज वैलिड और नॉट. यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली एजुकेशन कुछ खुद से नहीं करा, सिर्फ क्या करा कि जो कमिटी थी उसकी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर उन्होंने डिसीजन फाइनल कर दिया था. सो दिस वर द इश्यूज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. सो अगर हम सबसे पहले लीगल प्रोविजंस देखें कि जो हम बोल रहे हैं इंक्वायरी के दौरान अगर सर्टेन सैंपल्स हैज टू बी कलेक्टेड, तो उसके लिए भी प्रोविजन है, उसके लिए भी एक प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है. सी, सेक्शन 21 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974. ये याद रखना कौन सा एक्ट है, वाटर एक्ट है, 1974 का है. Provides for power to take sample of effluents and procedure to be followed in connection therewith. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसके रिस्पेक्ट में आपको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं कि द डिस्चार्ज इज कंटेमिनेटिंग द वाटर और नॉट, और डिस्चार्ज इज कंटेमिनेटिंग द इन्वायरमेंट और नॉट, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं, उसके लिए हमको सैंपल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे. सो द powers has been provided under the act itself. क्या बोल रहा है, a state board or any officer empowered. कि यहाँ पे जो कमिटी थी, जो हमने कमिटी देखी थी, उसमें कौन कौन था, कमिटी में हमने बोला कि एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और उसके बाद में हमने यूपी बोर्ड को भी बताया. तो यहाँ पे जो स्टेट बोर्ड है, द स्टेट बोर्ड इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट सैंपल. The state board or any officer empowered by it in this behalf shall have power to take for the purpose of analysis samples of water from any stream or well, or samples of any sewage or trade effluent which is passing from any plant or vessel or from over any place into any such stream or well. कि अगर सपोज हम बोल रहे हैं कोई भी इंडस्ट्री है, उसके थ्रू कोई जा रही है, उसके पास में कोई अगर स्ट्रीम है, वेल है, ग्राउंड वाटर है, जिसमें आप जो भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, अगर वो डिस्चार्ज कर रही है, तो इसके सैंपल्स आप कलेक्ट कर सकते हो फॉर योर इंक्वायरी पर्पसेस. द रिजल्ट ऑफ एनी एनालिसिस ऑफ द सैंपल ऑफ एनी सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट टेकन अंडर सबसेक्शन 1 shall not be admissible in evidence in legal proceedings unless the provisions of subsection 3, 4, 5 आर फॉलोड और कंप्लाइड विद. तो यहाँ पे हमको क्या बोल दिया कि आप सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हो. सैंपल कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट बोर्ड कलेक्ट करेगा. उसके बाद में ये जो सैंपल्स होंगे, क्या आप उसको लीगल प्रोसीडिंग्स में यूज कर सकते हो एज एन एविडेंस. तो यहाँ पे सर्टेन सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड कि जो भी सबसेक्शन 3, 4, 5 है, उनमें जो भी कुछ लिखा है, अगर आप उसको कंप्लाई कर रहे हो, देन ओनली द सैंपल्स कैन बी यूज्ड इन एविडेंस. अब क्या है नेक्स्ट, द पर्सन हु इज टेकिंग द सैंपल. सो व्हाट इज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शंस 3, 4, 5 में. तो ब्रीफ समरी हैज बीन प्रोवाइडेड हियर कि जो भी पर्सन कलेक्ट कर रहा है, द पर्सन हु इज टेकिंग द सैंपल इज रिक्वायर्ड टू सर्व ऑन द पर्सन इन चार्ज ऑफ और हैविंग कंट्रोल ओवर द प्लांट और वेसल. कि अगर सपोज जो भी इंडस्ट्री है, जो भी फैक्ट्री है, उस इंडस्ट्री का जो भी पर्सन क्या है, पर्सन इन चार्ज हो सकता है, या फिर हैविंग कंट्रोल ओवर द प्लांट, तो उस पर्सन को कि हम आपके प्लांट से जो भी सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है उसका सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं. तो ये जो भी पर्सन है, जो भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के जो भी पर्सन इंचार्ज होगा, आप उसको क्या करोगे, एक नोटिस दोगे
See, a notice of his intention to have sample analyzed, take dividing द सैंपल इनटू टू पार्ट्स, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी डिस्चार्ज हो रहा है उसका सैंपल कलेक्ट करने के बोर्ड को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो भी सैंपल कलेक्ट होगा उसके दो सैंपल्स कलेक्ट होंगे, कि हो सकता है दो दो वेसल्स में सैंपल्स कलेक्ट होंगे। एक किसको सेंड करेंगे, हम लेबोरेटरी को सेंड करेंगे जो कि अंडर द कंट्रोल है। सी, वन कंटेनर आफ्टर बीइंग सील एंड साइन बाय बोथ द पर्सन टेकिंग द सैंपल एंड ऑक्यूपायर और हिज एजेंट इज टेकन। अब ये जो सैंपल कलेक्ट हुआ है इस पे साइन कौन कर रहा है, कि अगर सपोज जो वेसल है उसके ऊपर साइन कौन कर रहा है, कि जो भी पर्सन ने सैंपल कलेक्ट किया है, जो भी बोर्ड का मेंबर है उसने, उसके साथ साथ जो भी ऑक्यूपायर है, जो पर्सन इंचार्ज ऑफ द इंडस्ट्री है, प्लांट है, वेसल है, उस पर्सन ने भी साइन करी है कि हाँ ये मेरे सामने ही कलेक्ट किया है। इसलिए साइन कर रहे हैं कि ये मैंने देखा है जो सैंपल कलेक्ट हुआ है ये मेरे सामने ही कलेक्ट हुआ है। सो ही इज गिविंग कंसेंट बाय साइनिंग दिस सैंपल taken to the laboratory established or recognized by the pollution control board, whether central or state, and send the other container in the same manner to the laboratory। तो यहाँ पे दो लेबोरेटरी को भेजेंगे, एक जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर है और दूसरी लेबोरेटरी जो कि एक प्राइवेट हो सकती है या फिर इंडिविजुअल हो सकती है। नेक्स्ट, सेक्शन 22 ऑफ द वाटर एक्ट इज कंसर्न विद द रिपोर्ट्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ सैंपल टेकन अंडर सेक्शन 21, कि अब जो सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं उसकी जो एनालिसिस, जो इन्वेस्टिगेशन करके या फिर जो हम बोल रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट करके जो भी रिपोर्ट आएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस सैंपल, उसको किसको हमको भेजना पड़ेगा, जो ऑक्यूपायर ऑफ द प्लांट है उसको भी भेजना पड़ेगी एक कॉपी। इस इट प्रोवाइड्स दैट आफ्टर अ सैंपल ऑफ एनी सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट इज सेंट टू द कंसर्न lab, the competent analyst shall analyze the sample and submit a report in prescribed form of the result of such analysis to the pollution control board। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, pollution control board को ये report जाएगी of this analysis of the sample, and the same, a copy of the same would also be forwarded to the occupier of his or his agent। ये कौन occupier है, जो person इंचार्ज हो सकता है दिस प्लांट का, वेसल का या फिर फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, उसको दी जाएगी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमको क्या पता चला, कि यहाँ पे हमको प्रोसीजर पता चला विथ रिस्पेक्ट टू इंक्वायरी में, अगर आप कोई सैंपल कलेक्ट करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था। ठीक है, बट इन दिस फैक्ट दिस प्रोसीजर वाज नॉट फॉलोड, कि उनको नोटिस नहीं दिया गया, उनको रिपोर्ट नहीं भेजी गई, तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्या ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया है। सी, सेक्शन 24 prohibits release or discharge of polluting matters into any stream or vessels। तो यहाँ पे 24 जो क्या बोल रहा है, कि अगर कोई भी पर्सन जो है कि प्रोहिबिट्स रिलीज और डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटिंग मैटर्स, की कोई भी फैक्ट्री हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हो गया, कोई भी प्लांट हो गया, वो क्या नहीं कर सकते, वो पोल्यूशन को नहीं डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोल्यूटेंट्स को आप किसी भी स्ट्रीम्स में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो, या फिर लैंड पे भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, और सेक्शन 43 में बता रहा है कि अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हो इन पोल्यूटेंट्स को इन एनी ऑफ दिस बॉडीज, तो वो क्या होगा, the person would be liable, whoever contravenes the provisions of section 24 shall be punishable with imprisonment for a term of this month। ठीक है, ये समझ में आया, 1 ईयर एंड 6 मंथ्स के लिए हो सकता है, जो कि फाइन के साथ एक्सटेंड भी हो सकता है। सो द मेन प्रोविजन हियर इज कि अगर आप डिस्चार्ज करोगे दैट पर्सन कैन बी मेड लायबल। और उस केस में हम यहाँ पे बोल रहे हैं 21 और 22 में कि क्या प्रोसीजर हो सकता है, कि यहाँ पे ड्यू प्रोसीजर क्या हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्वायरी, जब हमको क्या है सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्शन 7 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, की यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं सेक्शन 7 में, कि अगर हमने क्या वाटर एक्ट देखा, अब हम क्या देख रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देख रहे हैं। इसमें भी सर्टेन provisions are saying that no person carrying on any industry operation process shall discharge or emit or permit to be discharged or emitted any environmental pollutants in excess of such standard as may be prescribed। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी बोर्ड्स है, सेंट्रल बोर्ड्स हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं, सर्टेन स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकते हैं, सर्टेन लेवल फिक्स कर सकते हैं, जिससे ज्यादा आप पोल्यूटेंट्स को रिलीज नहीं कर सकते हो। तो हमने वाटर एक्ट में क्या देखा, सेक्शन 24 में देखा कि कोई भी पर्सन जो है एफ्लुएंट्स को, पोल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज नहीं कर सकता है इन एनी वाटर बॉडी हो गया या फिर लैंड में हो गया। यहाँ पे सेक्शन 7 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बता रहा है कि कोई भी पर्सन अबव द स्टैंडर्ड सेट बाय द रूल्स, उससे ज्यादा डिस्चार्ज नहीं कर सकता है या इमिट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 8 says that no person shall handle or cause to be handled any hazardous substance except in accordance with the procedure after complying with such safeguard as may be prescribed। तो ये मेन सेक्शन है ऑफ दिस एक्ट, जहां पे हम बता रहे हैं कि अगर कोई आप हजारडस चीज में डील कर रहे हो तो उसके लिए आपको सेफगार्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, 14A has been introduced by way of amendment of year 2023 with effect from this 1 March
1 April 2024 it provides for penalty in the event of contravention of section 7 and 4 कि अगर इन प्रोविजंस को आप वायलेट कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी हो सकती है अंडर सेक्शन 14A कि अगर आप स्टैंडर्ड सेट है उससे ज्यादा डिस्चार्ज कर रहे हो या फिर अगर आप हजार्डस सब्सटेंसेस को से डील कर रहे हो विदाउट हैविंग पर्टिकुलर सेफगार्ड्स तो भी आपकी लाइबिलिटी हो सकती है 14A में। तो यहाँ पे कंपनी को जो हम लाइबल कर रहे हैं वो किस सेक्शन में कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 14A में कर रहे हैं, 24 ऑफ द वाटर एक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे प्रोविजंस जो हमने लगाए थे अगेंस्ट द कंपनी, दैट द कंपनी इज वॉलेटिंग सच प्रोविजंस ऑफ सच एक्ट्स। Next, Section 14 of the National Green Tribunal Act of 2010, National NGT has the jurisdiction over all सिविल केसेस। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमने देखा वाटर एक्ट के सर्टेन प्रोविजंस को आपने वॉलेट किया है, जो कंप्लेन आई है, कंप्लेन बिफोर द एनजीटी इज विद रिस्पेक्ट टू दैट कंपनी हैज वॉलेट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ वाटर एक्ट। उसके बाद में सर्टेन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके भी प्रोविजंस को वॉलेट किया है बाय द कंपनी। इस रिस्पेक्ट में हमने एनजीटी में कंप्लेन फाइल करी है। नाउ एनजीटी हैज अ जुरिसडिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस लॉज और नॉट। तो ये हमको कहां से पता चलता है, सेक्शन 14 में पता चलता है ऑफ द एनजीटी एक्ट ऑफ 2010, जिसके बाद में आपको शेड्यूल में भी ये लिखे हैं। तो उसके अगर हम सेक्शन देखें 14, तो सेक्शन 14 इज टॉकिंग अबाउट jurisdiction of the NGT कि NGT has the jurisdiction over all civil cases where a substantial question relating to environment including enforcement of any legal rights relating to environment is involved। कि क्या बोल रहे हैं, जितने भी सिविल केसेस हो गए where a substantial question relating to environment, कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो substantial question of environment is involved here, तो यहाँ पे हमारा NGT का jurisdiction हो सकता है। See, section 15 deals with relief, compensation and restitution that NGT may provide। तो ये क्या है, पावर्स है कि आप NGT क्या ग्रांट कर सकती है अगर कोई भी सिविल डिस्प्यूट या फिर कंप्लेंट फाइल की गई है, सो उसके अगेंस्ट में व्हाट आर द पावर्स दैट एनजीटी कैन गिव। तो यहाँ पे क्या पावर्स यूज करके वो रिलीफ किस फॉर्म में दे सकती है, तो हम बोल रहे हैं विद डील्स विद द रिलीफ, कंपनसेशन हो सकता है, रेस्टिट्यूशन हो सकता है कि आप क्या रिलीफ दे सकते हो, कंपनसेशन दे सकते हो, रेस्टिट्यूशन दे सकते हो कि अगर जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज किया है या जो पर्सन को पर्सनल डैमेजेस हुए हैं उनको आप क्या कर सकते हो, रेस्टिट्यूट कर सकते हो, उनको आप कंपनसेशन देके उस पोजीशन में लेके आ सकते हो जो कि वो पहले थे। ठीक है। Next, Section 19 of the NGT provides for the procedure and power of the tribunal. So this is main section of the NGT जो हम बोल रहे हैं कि क्या NGT को कोई भी जो procedural law है, हो गया CPC हो गया, जैसे एविडेंस एक्ट हो गया, क्या उनको या फिर अभी हम बोले हैं जो BSA हो गया, क्या उनको फॉलो करने की जरूरत है क्या। सो द सेक्शन 19 of NGT Act provides for the same. See, the tribunal shall not be bound by the procedure laid down by the CPC of 1908 but shall be guided by the principles of natural justice। कि हमने ये बोल दिया कि प्रोविजंस ऑफ सीपीसी तो एप्लीकेबल नहीं है, बट जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं दे आर एप्लीकेबल ऑन द एनजीटी। तो जब भी कोई प्रोसीडिंग्स एनजीटी कंडक्ट कर रही है उनको क्या फॉलो करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना ही है। ठीक है। Next, subject to the provisions of this act, the tribunal shall have the power to regulate its own procedure। कि वो अपना खुद का प्रोसीजर डिराइव कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, बट क्या उनको उसमें वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को हटा सकते हैं क्या, नहीं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज है वो तो लगेगा ही, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन नॉट बी इरेज और कैन नॉट बी बाईपास बाय द एनजीटी। द ट्रिब्यूनल शैल ऑल्सो नॉट बी बॉट bound by the rules of evidence contained in Indian Evidence Act or the Bharatiya Sakshya Adhiniyam। The tribunal shall have, for the purposes of discharging its function under this act, the same power as are vested in the civil courts under the CPC। तो यहाँ पे certain powers दी गए हैं कि उनके पास civil courts के पास जो power होते हैं वो भी certain powers हैं। कौन कौन सी है, summoning और enforcing attendance of any person, कि अगर किसी person को बुलाना है, उनके evidence लेने हैं तो वो कर सकते हैं। summoning and enforcing attendance, requiring the डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी आप पर्सन को एग्जामिन करने के लिए उसको बुला सकते हो, उनकी अटेंडेंस को मैंडेट कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप बुला सकते हो, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस दे आर कंसिडर्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो इनमें मेनली आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, अभी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उनकी बात कर रहे हैं कि जो एनजीटी है उनके ऊपर कोई भी सीपीसी के प्रोविजंस बाउंड नहीं है, बट दे हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस।
इशू कमीशन कर सकती हैं, रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट, सेटिंग असाइड एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल। तो ये सारे वो पावर्स यूज कर सकती हैं एज अ सिविल कोर्ट, जिसके पास सिविल कोर्ट के पास जो पावर होते हैं वैसे वो एनजीटी भी कर सकते हैं अंडर दिस प्रोविजन। नेक्स्ट, अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे फैक्ट्स थे कि जो कंपनी के अगेंस्ट में एनजीटी ने क्या किया है, एनजीटी ने ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे जो कंप्लेंट फाइल हुई थी कि जो कंपनी है उन्होंने सर्टेन प्रोविजंस ऑफ वाटर एक्ट, एयर एक्ट और जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उनको वायलेट किया है। ठीक है, ये कंप्लेंट थी। तो अब जो कंपनी है वो क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रही है, the company argued that it was denied principle of natural justice as no prior hearing opportunity was given and it was not properly made a party। ये जब एनजीटी की प्रोसीडिंग हो रही है तब इसमें हमने क्या किया, एक कमिटी सेट करी और उसने डायरेक्टली क्या किया, रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर एनजीटी ने डिसाइड कर दिया। तो इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपनी थी उनको प्रॉपर पार्टी नहीं बनाया गया था। Therefore, the principle of natural justice, that's it, audi alteram partem, तो वो आपने fulfill नहीं करी थी। The sampling and inspection process by joint committee did not follow statutory procedures such as issuing notice to the company and sealing samples in their presence। जो अभी हमने देखा था सेक्शन 21 में क्या प्रोसीजर हो सकता है with respect to the collection of sample and with respect to samples का जो भी रिपोर्ट होगा, नोटिस होगा, तो वो सारी यहाँ पे फुलफिल नहीं की गई थी। नेक्स्ट, तो रिस्पोंडेंट ने जो भी रिस्पोंडेंट ने क्या किया, सपोर्टेड द इम्पोजिशन ऑफ कंपनसेशन बेस्ड ऑन जॉइंट कमिटी फाइंडिंग एंड एनवायरमेंटल डैमेजेस कॉस्ट। इट कंटेस्टेड दैट एनजीटी वाज केयरफुल इनफ टू डायरेक्ट द जॉइंट कमिटी टू फर्निश द कॉपीज of its report to the project proponent. Appellant was therefore very much aware of the contents of the two reports, yet it did not contest the same before the NGT। ये बोल रहे हैं कि हमने जो कमिटी सेटअप की गई थी, कमिटी को एनजीटी ने प्रॉपरली सेटअप किया गया था और कमिटी को बोला था कि आप ये रिपोर्ट्स फॉरवर्ड करोगे, बट कमिटी ने जब फॉरवर्ड नहीं करी तब before the NGT the party did not or the company did not raise this concern that they were not properly given notice or reports उन तक नहीं पहुंची, so it would be deemed that they had the contents of the report with them। तो इस बेसिस पे उन्होंने उसको आर्ग्यू किया कि ये गलत है, जो भी डिसीजन जो भी आप अपील कर रहे हो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, समझ में आया कि कंपनी ने क्या कंटेस्ट किया, दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट इज ऑडियल टर्म पार्टम, और जो भी प्रोविजन जो 21 में दिया गया था कि आपको क्या है, प्रॉपर नोटिस देना चाहिए, सैंपल्स को आपके सामने कलेक्ट करना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में आपको साइन करनी पड़ेगी जब भी सैंपल कलेक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी, जो भेजना है लेबोरेटरी को लैब में, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे साइन कौन करेगा, जो ऑक्यूपायर होगा प्लांट वो करेगा, और उसके साथ साथ जो भी पर्सन कलेक्ट कर रहा है सैंपल उसको साइन करनी है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है इंचार्ज ऑफ द इंडस्ट्री था उन्होंने साइन नहीं की, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, सैंपल विदाउट देयर नॉलेज कलेक्ट किया गया था। तो इस बेसिस पे हम कंटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उनको फॉलो नहीं किया गया है। See, NGT constituted a joint committee to carry out inspection of sugar mills of the appellant vis-a-vis maintenance of pollution control measures and discharge of effluent। This is an ad hoc committee where the Water Act, more particularly Section 21(10)(2), clearly prescribe a statutory procedure to be followed while carrying out such inspection to examine पॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो कमिटी बनाई गई थी जब वो इंक्वायरी कर रही है उसके लिए सर्टेन सेक्शंस हैं कि बोर्ड को क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए सर्टेन प्रोविजंस आर देयर इफ extent of pollution caused by the project proponent and to suggest remedial measures। The joint committee report is silent as to whether it has followed the procedure laid down in the aforesaid act। ये जो 21 है, 22 में जो प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया है, क्या कमिटी ने वो फॉलो किया, क्या नहीं किया, ये रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। Particularly notice to the occupier or his agent and collection and sealing of samples in the presence of the occupier or his agent having his signature on the sealed container। NGT did not deem it appropriate to get the appellant impleaded as a party responded through the entire proceedings were डायरेक्टेड अगेंस्ट हिम। तो एनजीटी ने भी अपनी साइड से कोई एक्शन नहीं लिया कि जो भी पार्टी है, जो कंपनी है, उनको हम इम्प्लीड करें कि उनको एक पार्टी बनाए इन दिस प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे एनजीटी के साइड से भी नेग्लिजेंस या फिर रॉन्ग हो सकता है। नो अपॉर्चुनिटी वाज ग्रांटेड टू द अपीलेंट टू कंटेस्ट द रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट कमिटी। कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एनजीटी ने कमिटी बनाई, कमिटी ने जो रिपोर्ट दी डायरेक्टली इस बेसिस के ऊपर डिसीजन दे दिया कि
जो रिपोर्ट है कमिटी की उसको चैलेंज या फिर उसके अगेंस्ट में जो कंपनी है उसके जो साइड ऑफ द स्टोरी हो सकती है उसको नहीं सुना गया. सो हियर द कंपनी इज कंटेस्टिंग दैट द solely on the basis of committee's report the NGT decided the case. और यहाँ पे जो कंपनी है उनको एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई कि उनकी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुनी जाए बाय द एनजीटी. Thus, there is clear violation of the provisions contained in section 19 of the NGT Act. एनजीटी एक्ट का 19 क्या है? सेक्शन 19 बोल रहा है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना चाहिए था. हम बोल रहे हैं सीपीसी नहीं लगेगा, एविडेंस नहीं लगेगा, पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो आप फुलफिल करो. यहाँ पे सोली ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट अगर आपने डिसाइड कर दिया है तो क्या आपने जो कंपनी है उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की है क्या? नहीं करी है. So there is a violation of principle of natural justice. NGT accepted the report of the joint committee without any adjudication कि उन्होंने कोई खुद से कोई adjudication नहीं किया. Environmental compensation was quantified without any adjudication and without granting any opportunity of hearing to the appellant. So there was violation of the principle of natural justice. See, in the case of referring, the Supreme Court referred the case of A.K. Kraipak versus Union of India 1969, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं उसमें भी ड्यू प्रोसेस फॉलो होने चाहिए. कि यहाँ पे कोर्ट ने इस केस को क्यों रिफर किया ये बताने के लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस और जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. कि अगर हम बोल रहे हैं ऑब्जर्व दैट द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस टू सिक्योर जस्टिस और टू पुट इट नेगेटिवली टू प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, की जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो हम बोल रहे हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस है कि जो भी जस्टिस हम फर्दर करना चाहते हैं कि वो हो सके उसमें कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है. रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑपरेट इन एरिया नॉट कवर्ड बाय लॉ वैलिडली मेड. कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कब लगते हैं? इफ देयर इज नो लॉ फॉर द मैटर. तो हमने एनजीटी को क्या बोला कि आप सीपीसी मत फॉलो करो, आप एविडेंस एक्ट मत फॉलो करो, बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो आप फॉलो करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजरल लॉ आपको क्या दे दिया है? कुछ रिलैक्सेशन दिए, बट अल्टीमेट रिस्ट्रिक्शन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इसलिए हम बोल रहे हैं कब लगते हैं? जब कोई भी लॉ नहीं है इन दैट मैटर. नेचुरल जस्टिस डू नॉट सप्लांट द लॉ ऑफ द लैंड बट सप्लीमेंटेड. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई लॉ है तो वो फॉलो किया जाएगा. कि अगर हम बोलते थे सीपीसी फॉलो करना है तो वो फॉलो होती, पर अगर हमने बोल दिया है आपको सीपीसी फॉलो नहीं करना है, एविडेंस लॉ को फॉलो नहीं करना है, तो अगर कोई लॉ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आपको क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से कंप्लाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट, इन द पास्ट इट वॉज थॉट दैट इट इंक्लूडेड टू रूल्स ओनली. कि क्या रूल्स हो सकते हैं? पहले क्या माना जाता था कि सिर्फ दो रूल्स होते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, कि नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, एंड सेकंड इज द ऑडियल्ट्रम पार्टम कि नो डिसीजन शैल बी गिवन अगेंस्ट अ पार्टी विदाउट अफोर्डिंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. तो ये अगर दो प्रिंसिपल है वही सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस थे, ये माना जाता था. ठीक है, बट वेरी सून देयर आफ्टर अ थर्ड रूल वॉज इन्विजन, एंड दैट इज the quasi-judicial inquiries must be held in good faith without bias and non-arbitrary and unreasonably. कि हम क्या बोल रहे हैं? जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें आपका क्या होना चाहिए? बायसनेस नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेस नहीं होना चाहिए. आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी आर्बिट्रेरीली नहीं कर सकते, अनरीजनेबल नहीं हो सकते हो. और ये किसके ऊपर लग रहा है? क्वाजी जुडिशियल इंक्वायरीज पे भी लग रहा है. कि अगर हम बोल रहे हैं नॉन बायसनेस हो रहा है, नॉन आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग में हम क्या बोल रहे हैं? जो भी क्वाजी जुडिशियल इंक्वायरीज है उनके ऊपर भी ये प्रिंसिपल लगना चाहिए. जो हमारी कमिटी ने जो इंक्वायरी कंडक्ट की थी तो उसके ऊपर भी लगना चाहिए. तो उस बेसिस पे हम बोले जो भी कमिटी थी जो फॉर्मुलेट हुई थी बाय द एनजीटी, जो कमिटी ने इंक्वायरी कंडक्ट करी उसके ऊपर भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगना चाहिए, और उनको भी ये थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नॉन बायसनेस, अनरीजनेबलनेस को फुलफिल करना चाहिए था. Next, in the case of Municipal Corporation of Greater Mumbai versus Ankita Sinha, this court held that even if NGT intends to initiate suo motu action, it must provide an opportunity of hearing to the person likely to be affected. कि अगर हम बोल रहे हैं yes, the power of suo motu taking cognizance of any matter is there with the NGT. NGT खुद कोई भी केस के रिस्पेक्ट में, environmental cause के रिस्पेक्ट में suo motu cognizance ले सकता है, but that does not mean that it does not have to give hearing opportunity to the पार्टी who can be affected by the decision of the NGT. कि अगर आप suo motu भी एक्शन ले रहे हो तो भी जो भी अफेक्टेड पार्टी हो सकती है उसको अपॉर्चुनिटी दो ऑफ हिम बीइंग सेइंग हिज साइड ऑफ द स्टोरी. तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया. तो इन सब से हमको क्या पता चलता है? इन दिस केसेस वी कैन इन्फर दैट इवन इफ एनजीटी इज फॉर्मुलेटिंग अ कमिटी जो कि एक इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है, तो उसको भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा.
So the Supreme Court decided in this matter that court held that the procedure followed by NGT was totally unknown to the settled principle of natural justice. कि यहाँ पे जो भी NGT ने, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि NGT क्या है, कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है. सो दिस इज राइट कि कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट जो कमिटी ने इंक्वायरी कंडक्ट करी वो इंक्वायरी में भी आपको ड्यू प्रोसेस और जो भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उनको फॉलो करना चाहिए था. ये इंक्वायरी में भी आपको आपको उनको नोटिस देना चाहिए था, सैंपल्स उनके उनके सामने कलेक्ट करने चाहिए थे, सैंपल्स जब कलेक्ट हो जाए उनकी सिग्नेचर लेनी चाहिए थी, ये सब करना चाहिए था. उसके बाद में जब इसकी रिपोर्ट आई उसके बिहाफ पे जो भी कंपनी है उनको एक ऑप्शन देना चाहिए था कि वो इस रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं. उसके इस रिपोर्ट में जो भी डिसीजंस आए हैं उनके बेसिस पे अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता सकते हैं बिफोर द एनजीटी. वो उन्होंने नहीं किया. उसके बाद में एनजीटी ने क्या किया, एनजीटी ने डायरेक्टली इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर डिसीजन दे दिया, जो भी गलत है, क्योंकि उन्होंने दूसरी पार्टी को सुना नहीं और अपनी साइड से कोई एडजुडिकेशन नहीं किया. सो दिस इज इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. Neither was any notice given by the joint committee to the appellant before giving an adverse report against the appellant, nor NGT permitted impleadment of the appellant as party respondent. NGT could not have proceeded further with the matter even at the initial stage without impleading the appellant as a party respondent. Approach adopted by the NGT clearly smacks of condemning a person unheard. NGT cannot outsource an opinion and base its decision on such opinion. कि वो क्या नहीं कर सकते, किसी इंक्वायरी को किसी कमिटी को अपॉइंट किया, उनकी जो रिपोर्ट है डायरेक्टली उस बेसिस के ऊपर डिसीजन दे दिया, ये गलत है. ठीक है. इन दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी वर्सेस लोडी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में, सेशंस में अगर आप देखोगे तो दिस केस आल्सो हैज बीन डिस्कस बाय अस. तो यहाँ पे अगर इस केस का रेफरल कोर्ट ने दिया है तो क्या बोला है, हेल्ड दैट regulatory boards in exercise of power under section 33A of the water act and 31 of the air act can impose and collect a restitutional and compensatory damages. यहाँ हमने देखा था कि ये जो बोर्ड्स हैं, ये जो 33A है, 31 है सेक्शन ऑफ दिस एक्ट ऑफ वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट, यहाँ पे जो भी बोर्ड्स है क्या उनके पास पावर है कि रेगुलेटरी बोर्ड कौन हो गई, स्टेट बोर्ड्स हो गए, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गए, क्या इनके पास कोई भी पावर है विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोजिंग एंड कलेक्टिंग रेस्टिट्यूटरी एंड कंपनसेटरी डैमेजेस, कि क्या ये कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जो सेक्शन है 33A और 31A जिसमें उनके पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं, या इन पावर्स ऑफ गिविंग डायरेक्शंस इंक्लूड अवॉर्डिंग और गिविंग एन ऑर्डर ऑफ कंपनसेटरी डैमेजेस, कि अगर सपोज कोई भी डैमेज हो सकता है उस केस में बोर्ड क्या ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं कि सपोज योर द पर्सन और द कंपनी इज गोइंग टू अफेक्ट सर्टेन इन्वायरमेंट, तो उस केस में हम आपके अगेंस्ट में रेस्टिट्यूटरी डैमेजेस अवॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या. सो हियर द कोर्ट सेड दैट दे आर एम्पावर्ड विद रिस्पेक्ट टू सच केसेस. Fixed sum of monies or require furnishing bank guarantee as an ex ante measures, कि ex ante measure क्या है कि आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो कि कोई डैमेज हो सकता है इन्वायरमेंट को, उसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, अवार्ड बोल रहे हो कि आप यू आर मेकिंग देम लाइबल कि आपको इतना अमाउंट पे करना है या फिर इतनी गारंटी देनी है बिकॉज योर एक्ट can cause certain environmental damages toward potential environmental damages. It shall be enforced only after detailing the principle and procedure incorporating basic principle of natural justice in the subordinate legislation. तब ये भी हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास पावर है, इस केस में वी हैव ग्रांटेड पावर टू सच बोर्ड्स कि वो क्या है एक्स एंटे ऑर्डर्स पास कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू द डैमेजेस which can be caused by the person or industry or factory. तो उस केस में आप कर सकते हो, बट फिर भी आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने पड़ेंगे, बोर्ड को भी जब ये ऑर्डर दे रहे हैं तब फॉलो करने पड़ेंगे. तो इस केस में भी हमने क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करी थी कि आप जो भी ऑर्डर पास कर रहे हो उसमें भी आपको क्या देखना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. The impunch order of NGT are in complete violation of the procedures laid down in the Water Prevention Act, Water Act of 1974, Environmental Protection Act of 1986, more particularly Section 21 and 22 of Water Act, जिसमें हमने देखा क्या सैंपल कलेक्ट करना और उसकी रिपोर्ट भी भेजना. NGT Act का सेक्शन 19 को आप वायलेट कर रहे हो. Hence, such order are illegal and null and void. कि अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया है तो जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स हुई थी, जो भी आपका ऑर्डर था, जो भी आपका लास्ट डिसीजन था, वो क्या हो सकता है, नल एंड वॉइड हो सकता है.
ये ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने विद रिस्पेक्ट टू द एनजीटी. सो एनजीटी हैज द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर और प्रोसीडिंग्स, और इनके ऊपर सीपीसी या एविडेंस एक्ट नहीं लग रहा है, बट दे आर बाउंड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. एंड इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, any proceedings, any decision which they are going to make or which they have made would be considered null and void. So ठीक है, is it clear? So ये था आज का जजमेंट. आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. डाउनलोड द पीपीटी फॉर द सेम. और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिज्ञ आफ्टर कॉलेज. बेस्ट ऑफ लक.